नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ सिलेक्टेड बीबीआई प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज के इस जितने सेशन में प्रश्न बताएंगे उसे दिमाग में स्कैन कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है ये किस देश के साथ में है, बता सकते हैं आप सभी। क्या नेपाल के साथ में है? नहीं, गलत बात। नेपाल के साथ में नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ में है? नहीं। या तो चीन या तो बांग्लादेश के साथ में हो सकता है। अगर चीन को देखा जाए तो इसके साथ में 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही बांग्लादेश के साथ की बात किया जाए तो ये आपका 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा आप सभी, 4096 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं हमसे कि बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अच्छा, भारत का कितना राज्य जो है बांग्लादेश के साथ में लगता है? तो कुल 5 राज्य का सीमा लगता है। कौन कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में 2 स्थित ज्वालामुखी द्वीप, कई बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आपके भी पेपर में यह प्रश्न आने की प्रबल संभावना होगा। डबल स्टार मार्क, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा बैरन और नारकोंडम। यही दोनों ज्वालामुखी जो है ये भारतीय क्षेत्र में है और ये कहां पे है? याद रखिएगा अंडमान निकोबार में है, यानी कह सकते हैं कि अंडमान सागर में है। क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। अगर भारत का आपसे मैप बनाइएगा तो ये भारत का मैप है। ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, याद रखिएगा आप सभी, और ये आपका पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में ही आपको तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात पश्चिमी क्षेत्र में केरल हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी आपको पश्चिमी क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर पूर्वी समुद्री तट को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इससे हम सभी कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। बात समझे। जबकि कोंकण तट की बात किया जाए तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक जो तट होता है उसे कोंकण तट कहा जाता है। वहीं पर अगर कन्नड़ तट की बात किया जाए तो जो आपका गोवा से लेकर कर्नाटक वाला तट है इसे कन्नड़ कहा जाता है, और कर्नाटक से लेकर केरल वाला तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इतना सा चीज को याद रखिएगा आप सभी। अगला है लक्षद्वीप समूह स्थित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। क्या इस साइड में है? पूरब साइड में है? नहीं। पूरब साइड में क्या है? आपका अंडमान निकोबार समूह है। जबकि आपका पश्चिमी क्षेत्र की बात किया जाए जो अरब का खाड़ी है, याद रखिएगा ये अरब का खाड़ी है और ये आपका वेस्ट बंगाल की खाड़ी है, यानी कि पश्चिम बंगाल वाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। तो याद रखिएगा अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये सभी भाग आपको पूर्वी भाग में देखने के लिए मिलेगा। गारो, खासी, जैंतिया पूर्वी पहाड़ी वाला क्षेत्र है। बात समझे। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर पहाड़ी का हिस्सा है आपका गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी। बात समझे। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, पूरा हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और तैयारी पूरा करवाएंगे आप सभी को। तो बिल्कुल निश्चित रहिए आप सभी, और बेस्ट कंटेंट के साथ में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। बात समझे। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है। जो चीजें हम दे रहे हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आप सभी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो रामेश्वर को मुख्य भूमि से अलग करता है पंबन चैनल, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, पंबन चैनल। अच्छा, आपसे बता सकते हैं जो आपका राम सेतु है ये किसके बीच में स्थित है?
बता सकते हैं आप सभी, क्या भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु है? बिल्कुल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस चीज को याद रखिएगा आप सभी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और वही दक्षिणी अक्षांश रेखा जो होता है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस सीधा में जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी राज्यों से होकर गुजरती है। क्या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? बिल्कुल नहीं। ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार, ना हरियाणा, ना दिल्ली, ये सभी से बिल्कुल नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड ये सभी से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो अभी आपको बताएं जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, अगर ये भारत का अगर मैप बनाइएगा तो इसी क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है कौन सा? इंदिरा कॉल देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और ये नारा कब दिया गया था? 1944 में दिया गया था। कहाँ? म्यांमार बर्मा में दिया गया। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आप सभी मजदूर संघ अधिनियम को याद रखिएगा, ये आपका 1926 में पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम जो पारित हुआ ये आपका 1926 में हुआ था। 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले ये पता ना चाहिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, याद रखिएगा। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और जो मूंगफली होता है प्रोटीन और तेल की मात्रा इसमें अधिक होती है मूंगफली में। अगला है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो देखिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट भी होता है, ड्राइवरी लाइसेंस भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, ये सभी होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 18 ऐसे पहचान पत्र जो है जो आपको वैधता देता है आइडेंटिटी बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना सबसे पहले समझिए किसकी स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति, याद रखिएगा, वैश्विक शांति के लिए स्थापित किया गया था। और वुड्रो विल्सन इससे संबंधित हैं, याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 382 है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कितना है? 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, 1265 व्यक्ति। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए सार्क का मुख्यालय जानने से पहले ये समझिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसमें कुल 8 देश शामिल है। कौन कौन सा है? तो पहला इंडिया हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद नेपाल याद रखिएगा, उसके बाद भूटान याद रखिएगा, उसके बाद बांग्लादेश याद रखिएगा, उसके बाद श्रीलंका याद रखिएगा, उसके बाद मालदीव याद रखिएगा और उसके बाद अफगानिस्तान याद रखिएगा। कुल 8। कौन कौन बताएं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संविधान संशोधन के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया और हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा था? बता सकते हैं ये कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता पर जो है कि समर्थन करता था। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है? तो देखिए भारत में सबसे ऊंचा सड़क लद्दाख में मिलती है, याद रखिएगा आप सभी। दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग अगर सड़क की बात किया जाए तो वह आपका उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा
5882 मीटर है। याद रखिएगा फीट में बात किया जाए तो 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है। और इससे पहले जो सबसे पहले ऊंचा था वो खुरदुंगला था। याद रखिएगा आप सभी क्या था, खुरदुंगला था, जो इसकी ऊंचाई 5359 मीटर था। और अभी कौन सा सड़क सबसे ऊंचा हो गया है, उमलिंग ला हो गया है। याद रखिएगा उमलिंग ला पास या दर्रा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि साधारण विधेयक के कानून बनने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना होता है। तो साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। पहला चरण में विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। पहला चरण में क्या होगा, विधेयक को सदन में पेश करेगा। दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में यह चर्चा होगा, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक संशोधन किया जाएगा। तीसरा चरण में क्या होगा, तीसरा चरण में अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा, राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा और फिर विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, राज्यसभा में पारित होगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा में राष्ट्रपति पर सिग्नेचर होगा और उसके बाद लागू हो जाएगा विधेयक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा में विधेयक जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों राज्यसभा लोकसभा पास कर देगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगला है कि छत पर वर्षा जल संचयन पूर्ण निर्भरण की एक तकनीकी है। तो ये किस प्रकार की तकनीकी है, तो ये वर्षा जल या कह सकते हैं भूजल की एक तकनीकी है। वर्षा जल ये भूजल की तकनीकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में तमिलनाडु राज्य जो है जिसने सबसे पहला वर्षा जल संचयन करना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। ये तकनीकी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ में है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात किया जाए तो आप याद रखिएगा, यहाँ से जब जाइएगा तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर सबसे छोटी पूछा सबसे लंबी है तो बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा जाए तो भूटान याद रखिएगा आप सभी, ध्यान देंगे आपसे, भूटान याद रखिएगा। भूटान और अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो कह सकते हैं कि सिक्किम है, उसी के बीच में है। 4946 वर्ग किलोमीटर जो है कि ये अपना सीमा साझा करता है। कौन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो अभी आपको बताए थे कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है और ये क्वेश्चन अभी इसका आंसर हम बता चुके हैं आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ में है। तो अभी आपको बताएं कि जो अभी भूटान का नाम लिए थे, ये आपका सबसे कम सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन में डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेता। याद रखिएगा आप सभी, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो अब लोकसभा हर एक वर्ष 5 साल में चुना जाता है, इसमें जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, सांसद का चुनाव होता है। ध्यान देंगे आप सभी, उसमें डायरेक्ट जनता भाग लेता है, जनता अपने द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनता है। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आपका कह सकते हैं कि इसमें जनता भाग नहीं लेता। तो याद रखिएगा आप सभी, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब। तो ये नारा दिया गया था 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा 1942 का डेट याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 1945 में क्या हुआ था, तो जापान पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, नागासाकी और हिरोशिमा पर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये किसके बीच में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नारा है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया था। लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है।
तो देखिए लक्षद्वीप जो आप देखते हैं, लक्षद्वीप यहाँ पे हैं, ये वाला जो छोटा छोटा द्वीप देखते हैं ये आपका अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति जो हुआ है ये आपका प्रबाल भित्ति से हुआ है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? काबरावती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये कई बार बताए हैं कि अमृतसर में हुआ था। जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था और ये आपका बैसाखी के समय में हुआ था, याद रखिएगा। बैसाखी काफ़ी ज़्यादा पर्व होता है, पंजाब का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। जनरल ओ डायर ने गोली चलवाया था और 13 अप्रैल को हुआ था। अच्छा, इसका जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? हंटर आयोग, याद रखिएगा आप सभी। विरोध किसका किया गया था? याद रखिएगा जो आपका काला कानून रॉलेट एक्ट आया था 1919 में ही, उसी का विरोध करने के लिए जो है कि एक सभा आयोजित किया गया था। या कह सकते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सफुद्दीन किचलू का वही शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, उसी के लिए जो है कि वहां पर आपका जनसभा आयोजित किया गया था जलियांवाला बाग में, और वहीं पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाया गया था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने हैं? तो मात्र एक बार ही बने हैं, 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन का। तो आप स्वीकार सकते हैं ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसके बाद फिर कभी गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो यहां से हम सभी 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यहीं से एक याद रखिएगा कि 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू, और वहीं पर 1917 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती है, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करते हैं जो आपको बताए थे कि यहाँ से प्रश्न बनता है, और वही टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, अगर पेपर देखिएगा तो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहले हमसे कंप्लीट करते हैं। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात किया जाए तो ये आपका दामोदर नदी पर है, ध्यान देंगे आप सभी, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, और ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। उसके बाद है आपका भांखड़ा नांगल परियोजना, ये आपका सतलुज नदी पर है, याद रखिएगा आप सभी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आपका भांखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया था, ध्यान देंगे आप सभी, सबसे बड़ा परियोजना है। उसके बाद देखिए हीराकुंड परियोजना, ये महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में बनाया गया परियोजना है आपका, ध्यान देंगे आप सभी। और ये कह सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित है। सबसे लंबा आपका बांध की बात किया जाए या परियोजना की बात किया जाए तो हीराकुंड परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना, याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। किस राज्य को लाभान्वित करता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का एक संयुक्त परियोजना है। जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली उत्पादन करता है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपका सतलुज नदी पर ही है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। सिंचाई और मरुस्थलीय को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, और सबसे लंबी नहर आपका इंदिरा गांधी नहर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद है खाकरा पार परियोजना या काकरा पार परियोजना भी इसे कहा जाता है। यह ताप्ती नदी पर, या तापी नहीं, ताप्ती नदी पर है, ये गुजरात में है। सिंचाई, बिजली उत्पादन करता है ये आपका। अगला क्वेश्चन है रिहंद्र परियोजना, ये आपका रिहंद्र नदी पर है, आराम से याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश इससे संबंधित राज्य है। बिजली उत्पादन और सिंचाई करता है, याद करते चलिएगा, छोड़ना नहीं है। यहाँ से 1 नंबर आने की संभावना है, एक प्रश्न आने की संभावना है तो 1 नंबर दे के जाएगा, और रिजल्ट बनाने के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। टेहरी बांध परियोजना, टेहरी नहीं, इसे टिहरी बांध परियोजना कीजिएगा। टिहरी बांध परियोजना सबसे ऊंचा परियोजना है, भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड राज्य में है। बिजली उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति से संबंधित परियोजना है। उसके बाद है नागा अर्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, सिंचाई और जल विद्युत करता है ये। अगला अब आइए थोड़ा सा देख लेते प्रमुख जलप्रपात और उनके राज्य, यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होता है, तो याद कर लीजिएगा। अगर जोग जलप्रपात की बात किया जाए तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नोहक कलिकाएं जलप्रपात ये आपका मेघालय में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है।
कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। याद करते चलिए, आप सिर्फ वीडियो को पॉज करके याद कीजिए, बट याद कर लीजिएगा। हुंडू जलप्रपात झारखंड में है। बरची पानी जलप्रपात ये उड़ीसा में है, बरची पानी। उसके बाद है राजदरी जलप्रपात, ये आपका कहाँ पे है? राजदरी उत्तर प्रदेश में है, राजदरी। उसके बाद है कुके रेह रेल जलप्रपात, इसे कुके रेह भी कहते हैं या कुके रेल कर लीजिएगा, ये कर्नाटक में है। उसके बाद है केसर वल जलप्रपात, गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, अगला है कोटालम जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में है। उसके बाद है रिथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। उसके बाद है भागसू जलप्रपात ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद है सेवन सिस्टर जलप्रपात ये आपका मेघालय में है। तो ये आप जलप्रपात से संबंधित प्रश्न को याद रखिएगा। आप सभी चीज़ें क्लियर हैं? बस इतना आपको 2 टॉपिक बताएं अभी, जो दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहता है, किसमें? एक जलप्रपात से, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से 2 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, अपना स्कोर आपसे भी जरूर बताइएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में कितने स्कोर कर पाए। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रश्न हम प्रोवाइड किए थे और बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें हम देंगे। क्या पूछा जाता है ये हमको भली भांति पता है, तो टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए। मदद हम आपको बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। बस भरोसा रखिए, भरोसा करना सीखिए। हम पे भरोसा है तो बिल्कुल आपसे बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, टेंशन फ्री होके। बस यही मानिए कि सर तैयारी करवाएगा मेरा, मतलब करवा देगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा, इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।